नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। जो काम YouTube पे कोई नहीं करवा रहा, हम करवा रहे हैं। हम एसएससी के बच्चों की समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे 15 मिनट में बच्चों को 25 सवाल करने सिखाए जाएं फुल एक्यूरेसी के साथ, बिना किसी दबाव में। वो संभव है गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो मैं खुद क्रिएट करके एसएससी स्पीड टेस्ट करा रहा हूं और आपको सीरीज चला रहा हूं पूरा, जिसमें आप आज स्पीड टेस्ट 8 सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। एसएससी की दुनिया का नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी के मॉक्स यही है जो मैं करवा रहा हूं। असली फायदा आपको तब मिलेगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव टेस्ट में जाके पहले आप खुद से टेस्ट अटेम्प्ट करो। देखो इतने सारे मैंने बनाए, और फिर आप उनका वीडियो सॉल्यूशन देखो प्यारे दोस्त। यहाँ यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना। असली सिलेक्शन लेने वाले बच्चे सब यही हैं, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आइए पहले सवाल से शुरू करेंगे, मजा आएगा। कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये भारत की एकमात्र एप्लीकेशन है सिलेक्शन विद टेस्टिंग की, जिसपे फुल लेंथ मॉक टेस्ट एसएससी के पिछले 6 साल के फ्री डले हुए, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी 10 साल से ज्यादा, सेक्शनल टेस्ट भी है, सब कुछ फ्री है, एक पैसा नहीं देना आपको। आओ पहला सवाल, ये सीएचएसएल के पेपर में है, मैंने डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। अब ये सवाल टेस्ट में मात्र 64% बच्चों ने ठीक करा है। क्या आप कर सकते हैं? A flight covers 1200 km in 11.7 hours. By what percent should its speed be decreased to cover the same distance in 14.3 hours? सेम डिस्टेंस 14.3 आवर्स में कवर करने के लिए इसकी स्पीड कितनी घटाई जानी चाहिए? अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। एक फ्लाइट 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 11.7 घंटे में। अगर ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस 14.3 घंटे में कवर करना है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी? टाइम का रेशियो लो क्या आ रहा है, ये 13 से कट जाएगा, 13 में 170 और 13 से 11 बार। अगर टाइम का रेशियो 9:11 है तो फ्लाइट की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 11:9, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यानी कि स्पीड को 11 से घटा के 9 करना होगा। कितना कम करना होगा? 2/11। 1/11 होता है 9.09%। याद रखिए 2/11 आ गया दुगना, 18.18%। कितना बेहतरीन सवाल था। x प्लस 1/x 5, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, पावर 6 पे जाना है तो पहले क्या निकालो? पावर 3। पावर 3 का स्क्वायर करने से पावर 6 आ जाएगा भाई। x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? अगर x प्लस 1/x 5 है, k³ माइनस 3k, 125 माइनस 15 यानी कि 110। अब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या आएगा? इसका स्क्वायर करके है भैया, क्या होगा फॉर्मूला? k² माइनस 2, 110 का स्क्वायर माइनस 2। अब 110 का स्क्वायर क्या आएगा? 11 का स्क्वायर 121 और डबल 0। अब इसमें से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12,098। ठीक है ना भाई, दिमाग में कर सकते थे, बड़ा बेसिक सवाल है। बताओ सवाल नंबर 3। A sector of a circle with a radius of 15 सेंटीमीटर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक सर्कल का सेक्टर है, इसकी रेडियस है 15, सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। अनोदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का एक और सेक्टर है, हैज ए सेंट्रल एंगल 3π/5 रेडियंस। व्हाट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर? एक ही सर्कल के 2 सेक्टर हैं, तो आप मुझे बताओ सेक्टर का एरिया क्या होता है? क्या है बेटा कॉन्सेप्ट? अगर सेक्टर की रेडियस r है तो सेक्टर का एरिया होता है πr² गुणा θ/360 डिग्री। यहां ध्यान से सुनिएगा, एक ही सर्कल के 2 सेक्टर है तो सर्कल की रेडियस तो सेम होगी, यानी कि रेडियस कांस्टेंट है। तो यानी कि सेक्टर का एरिया डिपेंड किस पे करेगा? केवल सेंट्रल एंगल पे, थीटा पे। बताओ पहले सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? 45 डिग्री। दोनों रेडियन में बदल लेते हैं, 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन। दूसरे सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? 3π/5 रेडियन है बच्चों। तो जो एंगल का रेशियो कितना आएगा? पाई से पाई कट गया तो आ गया 5 रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई 12। ये दोनों सेक्टर के एरिया का रेशियो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे। पाई भी कांस्टेंट है, 360 डिग्री भी है कि नहीं? ये है तरीके, ये सीखो बेटे। चौथा सवाल, एक दूध विक्रेता दूध को उसके वास्तविक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी चुपके से पानी मिला देता है। दूध में पानी मिलाता है और बोलता है सीपी पर ही बेचता हूं मैं, तो फिर भी 28% का लाभ कमाता है। यह प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होना चाहिए?
दूध में पानी मिला के जितना प्रॉफिट कमा रहा है उतना ही पानी मिला है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 28%। 28% क्या होता है? 4%, 1/25, 28% यानी कि 7/25। तो अगर मिल्क 25 है तो 25 में वाटर मिला रहा है वो 7 यूनिट। क्या पूछा है? वाटर मिल्क का रेशियो, ये आ गया 7:25। कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 5, ये बताइए, ये प्रीवियसरी सवाल है, बताओ कैसे करेंगे। √5 + x + √5 - x अपॉन √5 + x - √5 - x बराबर 8/3। x का मान निकालना है। मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। देखो, अगर किसी सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मुश्किल लगे तो हम क्या लगाते हैं? कॉम्पेंडो डिविडेंडो। बताओ कॉम्पेंडो डिविडेंडो से क्या आएगा? है भी x + y बट x - y अगर a/b है तो यहां से अगर मैं सीधा √5 + x और ये √5 - x का रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताइए? 8 + 3/8 - 3 यानी कि 11/5। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 5 + x/5 - x, ये क्या आएगा? 11/5 का स्क्वायर यानी कि 121/25। फिर से कंपाउंड डिविडेंडो लगा लेते हैं। अब क्या है? 5 + x/5 - x। 5x का रेशियो क्या आएगा? 5 से x का 121 + 25 146, और नीचे 121 में से 25 घटाएंगे 96। ये आया प्यारे बच्चों बेस्ट तरीका कॉम्पेंडो डिविडेंडो। 2 से काटेंगे 73, 2 से 48, तो x का मान क्या आएगा? 48 पंजे 240/73। एक नंबर सवाल है। सीजल के प्री में ऐसा सवाल आया था। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। तो ये तरीके आपको सीखने होंगे, बालक को पता ही नहीं है। एक पिरामिड का वॉल्यूम 200√3 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 10 सेंटीमीटर। पिरामिड की हाइट बताइए। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पिरामिड का वॉल्यूम है 200√3। अब पिरामिड का बेस समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या आएगा? √3/4 भुजा का वर्ग 10 का वर्ग 100 इंटू हाइट h। फॉर्मूला पता तो आप खुद कर लोगे ना। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो √3 से √3 कट गया, 100 से 200 2 बार यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर पिरामिड की हाइट आ गई प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर है ए। आइए, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम एक क्वालिटल है जिसमें ओनली वन पेयर पैरेलल नहीं, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और लंबाई में बराबर भी होती है। ये पैरेललोग्राम होता है ना, आमने सामने की भुजाएं, अरे यार, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और लंबाई में बराबर होंगी, ये पैरेललोग्राम होता है। आइए सवाल नंबर 8 करो। एक आदमी ने 2 अलग अलग स्कीम में 4 साल के लिए 10% ब्याज दर पे 30,000 रुपए का निवेश किया। एक योजना सिंपल इंटरेस्ट देती है जबकि दूसरा एनुअली रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। दोनों से ब्याज के बीच का डिफरेंस बताइए। 10% देख के तो दिल खुश हो जाना चाहिए। अगर ब्याज की दर 10% है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? समय 4 साल है ना, 40%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 46.41%। तो ब्याज का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमेशा 6.41%। 4 साल के CISI का अगर ब्याज की दर 10%, कितने का? 30,000 रुपए का 6.41%। डायरेक्ट करना है आपको प्यारे बच्चों। क्या आ गई है? 1800 और 123 1900 है ना, 3 यूनिट डिजिट आएगा। अगला, साइन ए बराबर 3/5 है। ए चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपसे क्या पूछा है? cos 3a। भाई cos 3 का क्या फॉर्मूला होता है? cos 3 होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, है कि नहीं? यानी कि अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? cos a। साइन ए 3/5 है तो cos a कितना आएगा? 4/5। 3 4 5 ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस 5 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए, तो cos a पॉजिटिव ही आएगा। यहां वैल्यू रख दो 4 cos क्यूब a। cos क्यूब a का मतलब 64, 4 का क्यूब 64/125 माइनस 3 cos a। 3 cos a मतलब 3 चौक 12/5। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 125। तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा 64 चौका 200
56 है ना, 5 से 125, 25 और 25 गुणा 12 300, तो ये तो नेगेटिव आ गया। -44/125 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आंसर है। एक ट्रायंगल की साइड 13.3 सेंटीमीटर, 17.1 सेंटीमीटर, 20.9 सेंटीमीटर, ट्रायंगल कैसा है? मैंने बनाया सवाल, बता दो जरा ट्रायंगल कैसा है। इतनी भयंकर साइड देख के बच्चे चीख मार मार के रोने लगेंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा डाटा दिया। आप बताओ किसका पहाड़ा है? 19 का। किससे कट रहा है ये? 1.9 से, सब 1.9 से कट रहा है। पहाड़ा याद होना चाहिए ना। 19 सत्ते 133, 19 निम्मा 171 और 19 से ये 20.9 काटेंगे, ये 1.9 से काटेंगे ना 11। ये ट्रायंगल की भुजाओं का रेशियो आ गया। अब भुजाओं का रेशियो आ गया 7 9 11, तो ट्रायंगल तो बनेगा भाई, लेकिन कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल? राइट एंगल तो है नहीं क्योंकि कोई ट्रिपलेट नहीं है। कैसे पता करते? सबसे बड़ी भुजा क्या है? 11। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा है कि बड़ा है? बताओ 81 + 49 कितना आ गया? 130। यानी कि यहां सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा है। सबसे बड़ी भुजा कवर की, यानी कि एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा आ जाए तो हो जाएगा ऑब्टूस एंगल। चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। 60 वोटर्स वर फाउंड इनवैलिड, 60 वोट जो है वो इनवैलिड हैं। विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट। बस ये लाइन देखते ही दिल खुश हो गया। विनिंग कैंडिडेट को टोटल वोट का 47% मिला, वैलिड वोट का नहीं, टोटल वोट का 47%। एंड वॉन बाई 308 वोट, 308 वोटों से जीता। बताइए कितने वोटर्स है? बेस्ट तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा आपको करने का। मान लीजिए चुनाव में टोटल 100% वोटर है, ऐसा चिन्ह, तो सब कुछ जोड़ जाड़ के कितना आना चाहिए? 100%। 100% वोटर है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 60 वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को टोटल वोट का 47% मिला। टोटल वोट अगर 100% है तो 100% में से 47% मिला है जीतने वाले को, और 308 वोटों से जीता। अगर विनर कैंडिडेट्स को 47% वोट मिला है, 308 वोटों से जीता है, तो हारने वाले को जीतने वाले कैंडिडेट से 308 वोट कम मिले होंगे कि नहीं? है कि नहीं? अब बताओ, जो वोट डाले नहीं गए, जो खराब हो गए, जो जीतने वाले को मिले, जो हारने वाले को मिले, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? अरे बेस्ट तरीका बेटे, मक्खन जैसा। 47 47 94 और 10 104। 104% और 100% का डिफरेंस कितना आएगा? 4%। 4% की वैल्यू। ये -60 और -300, ये +60 और -308 कितना आ गया? माइनस का 248 है, इधर आएगा तो 248 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 62। तो टोटल वोटर हैं 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 6200। डी ऑप्शन आंसर। ये देखो एक स्टेप में ऐसे होते हैं। रोम्बस का एरिया 2520 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक डायगोनल की लंबाई 56 है, तो रोम्बस का पेरीमीटर बताएं। बहुत बढ़िया, रोम्बस का एक डायगोनल दिया है, दूसरा निकाल सकते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। एक डायगोनल 56 है सचिन, दूसरा नहीं पता, एरिया है 2520, तो बताओ दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा? 2 से 56 चला गया 28 बार है भाई, और 28 से कितना? अरे पूरा 90 बार कटेगा, 28 निम्मा 252, तो दूसरा डायगोनल आ गया 90। तो आप बताओ, एक डायगोनल 56 है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाता हूं। जैसे ये रोम्बस होता है, रोम्बस के अगर आप दोनों डायगोनल खींचे हैं सचिन, तो रोम्बस की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और रोम्बस के दोनों डायगोनल काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, है कि नहीं? और बाइसेक्ट आधा आधा करते हैं। जैसे एक डायगोनल 56 है तो आधा आधा हो जाएगा 28 28, है ना। दूसरा डायगोनल है 90, तो आधा आधा हो जाएगा 45 45। तो बताओ, ये 28 से 45 है, तो 90 के सामने क्या आएगा? 53। 28 45 53 ट्रिपलेट है, ये याद नहीं बालकों को, सवाल का खक करेंगे हैं। तो पेरीमीटर क्या आएगा? चारों भुजाएं बराबर होती है तो साइड है 53, 53 का 4 गुना यानी कि 212। बिना चित्र के भी कर सकते थे।
A sum of money becomes 13/8 of itself in 5 years at certain rate of simple interest. What is the rate of interest per annum? सिंपल इंटरेस्ट पर 13/8 गुना हो जाती है 5 साल में। 13/8 गुना होने का मतलब 8 रुपए 13 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? अगर 8 रुपए 13 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 5/8 ब्याज मिला। कितने साल में? 5 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिला? 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1/8। हर साल पैसा 1/8 बढ़ रहा। ब्याज की दर है 1/8, 12.5% पर एनम। आइए, ट्राइंगल की सभी साइड से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल ट्राइंगल साइड। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? इन सेंटर। जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का क्या है? इन सर्कल। इन सर्कल का जो सेंटर होगा, इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं? ये दूरी क्या होगी? इन रेडियस। इन सेंटर होता है अंतः केंद्र। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 32 दिन में, सी अकेले 80 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी कर सकते हैं, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की भी एफिशिएंसी कितनी है? 1। सवाल में आगे बोला है ए और बी मिलकर काम कर सकते हैं 32 दिन में और सी अकेले काम को कर सकता है 80 दिन में। यानी कि ए प्लस बी और सी किसी काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। समय का रेशियो 2:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 5/2। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पूछा बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। देखो, ये सवाल स्पेशल है बेटा। कैसे होता है ये सवाल सॉल्व? यहां दोनों जगह कॉमन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 1 + 1। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या? ऊपर नीचे जोड़ेंगे 5 2, तो 2 और 7 सेम बनना चाहिए, 14 14। तो यहां किससे गुणा हो जाएगी? 7 से। यहां 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। सवाल खत्म। सी की एफिशिएंसी 4, ए की एफिशिएंसी 7 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की 7 है, बी की 3 आ गई। सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। जो मर्जी वो पूछ ले, सवाल खत्म हो गया। यहीं पे पूछा है बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या निकाल लो? टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो। सी अकेले 80 दिन में कर सकता है। सी की एफिशिएंसी 4 है, सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। 80 दिन में कितना काम करेगा? सी से गुणा, ये टोटल वर्क है। इस काम को अगर अकेला बी करेगा तो बी करेगा 3 एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में? 320/3 दिन में। 320/3 कितना आ गया? 100 और 6.66, यानी कि 106.66 दिन। अच्छा सवाल बनाया है भैया हमने। आइए, दो ट्रेन ए और बी से सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं 85 और 100 की स्पीड से, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चला कि एक ट्रेन ने दूसरे से 210 किलोमीटर अधिक यात्रा की। एक ट्रेन जो है दूसरे से 210 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखिए, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं ए और बी। यहां से दो ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया एक दूसरे को। यहां से ट्रेन चल रही है, यहां से ट्रेन चल रही है, यहां बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये चलिए 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चलिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सवाल ये बोला है कि दोनों ट्रेन एक टाइम पर चलना शुरू करती हैं। दोनों ट्रेनों ने एक साथ चलना शुरू किया, चलते चलते बीच में एक साथ मिली, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है सचिन। दोनों ट्रेनों ने एक साथ ए और बी से चलना शुरू किया, एक दूसरे की ओर एक साथ मिली, तो सेम टाइम तक चलिए। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है? 17:20। तो इनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 17:20 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 17 चलिए तो ये कितनी चली है? 20, 3 यूनिट ज्यादा चलिए। सवाल के अनुसार एक ट्रेन दूसरी से 210 किलोमीटर अधिक चलिए। 3 की वैल्यू 210 किलोमीटर है, 70 गुना। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 17 और 20 37। 37 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 70 गुना 2100 प्लस 490, यानी कि 2590। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20 और 28% कम है। संख्या y x से कितने % कम है? देखो, डेटा बहुत आसान है।
हमने मान लिया कि संख्या z 100 है, क्योंकि बोला क्या, x और y तीसरी संख्या z से 20 और 28% कम है। अगर z 100 मान लेते तो 100 से 20% कम x कितना आ गया 80, y 28% कम 100 से 28% कम कितना आ गया 72। पूछा y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से 8 कम है, 8/80 यानी कि 1/10, 10%। सी ऑप्शन आंसर आ गया बच्चों। बताइए 0.3,8 और 9,-13 से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप या ढलान या प्रवणता क्या है? स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1/x2 - x1। -13 में से 8 घटाएंगे माइनस का 21 अपॉन 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो 3 से कट गया -7/2। कंसेप्ट पता होना चाहिए ना मेरे भाई। A mixture containing 72% oil is mixed with another mixture containing 48% oil in the ratio 6:16. What the percentage of oil in the mixture formed? Okay. देखिए आपने दो मिक्सचर को मिलाया 6:16 के रेशियो में, 6:16 का मतलब 3:8 के रेशियो में। पहले में ऑयल है 72%, दूसरे में 48% है ना। पहले में ऑयल है 72%, 72% को आप ऐसे लिख लो ब्रेक करके, 48% प्लस 24% है ना। आपने दो मिश्रण को मिलाया, पूछा है कि फाइनल जो मिश्रण बनेगा उसमें कितना ऑयल होगा। डेविएशन इज द बेस्ट। दो को मिलाया ना, मिलाया यानी कि प्लस। पहले में 48% ऑयल है, दूसरे में भी 48% ऑयल है, तो मिक्सचर में भी 48% ऑयल होगा कि नहीं होगा इनको मिलाने से जो बनेगा। लेकिन पहले मिक्सचर में 3 का 24% यानी कि 72% एक्स्ट्रा ऑयल है, और ये केक कटेगा तो समय बटेगा, टोटल में डिवाइड होगा। टोटल यानी कि कितना 3 + 8 तो 11 पंजे 55 यानी कि 48 और 5 कितना आएगा, अच्छा सॉरी 11 × 66 जाएगा ना भैया। तो 48 और 6 ये देखो 54 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आइए यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी कि हर करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होगी बराबर, मीडियन इक्वल, इन रेडियस इक्वल, एल्टीट्यूड इक्वल, यानी कि ऑल ऑफ दिस सब इक्वल होगा, सब बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट है तो ठीक। हाइट ऑफ कोन इज 30, कोन की हाइट 30 है, कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, सच वॉल्यूम ऑफ कोन एंड फ्रस्टम सो फॉर्म्ड इज इन द रेशियो 27:98। फाइंड एट विच हाइट फ्रॉम बेस कोन इज कट। बहुत बढ़िया सवाल है कटिंग ऑफ कोन का। कितने बच्चे कटिंग ऑफ कोन जानते होंगे? फॉर्मूला याद कर लिया, उनको लग गया सीख लिया। जैसे कोन है, इस कोन को कट किया जाता है बेस के पैरेलल, कोन की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो जब आप कट करते हो प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना, यहां पे एक तो छोटा कोन दिख रहा है, एक बड़ा कोन। सवाल बोला कि कट करने से एक जो कोन बनता है जो फ्रस्टम उनका रेशियो 27:98, उनके वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि छोटे कोन का वॉल्यूम 27 है, तो जो नीचे फ्रस्टम बना इसका वॉल्यूम कितना है 98। तो आप बताओ छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 27 है, तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, छोटा कोन प्लस फ्रस्टम यानी कि 100। ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो क्या आएगा, वॉल्यूम के रेशियो का क्या लोगे क्यूब रूट, यानी कि 3/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर छोटे कोन की मान लीजिए जैसे हाइट यहां से यहां तक 3 यूनिट है, तो बड़े कोन की हाइट कितनी है 5 यूनिट। तो बताओ क्या पूछा है, कोन को इसके बेस से कितनी हाइट से काटा गया, ये काटा गया ना, बेस से हाइट से काटा गया, यानी कि हाइट कितनी होगी 5 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर 6 गुना, तो 2 की वैल्यू 6 गुना आ जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। बताओ कितने बढ़िया सवाल है ना। कम टाइम में करा रहा हूं लेकिन सवालों का लेवल कम नहीं कर दिया मैंने बाकी लोगों की तरह। 3 फ्रेंड एबीसी एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, 24 और 36 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? बताओ कितने मिनट के बाद मिलेंगे, वो टाइम क्या होगा इनका एलसीएम, 24 और 36 का 72, 30 में 5 भी आएगा यानी कि 360 सेकंड। 360 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, जो क्या होता है 6 मिनट। आइए 3 बर्तन XYZ होल्ड ए लिक्विड इन द कैपेसिटी ऑफ 3:4:5। 3 बर्तन की कैपेसिटी बताइए 3, 4, 5 के रेशियो में कैपेसिटी का रेशियो है। ईच वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर वेयर द प्रोपोर्शन आर 1:2 in X, 3:7 in Y, 2:3 in Z। अब तीनों को बड़े बर्तन में खाली करते उसमें जूस वाटर का रेशियो क्या होगा?
देखो ये आसान डेटा का सवाल है बच्चे। 3 कंटेनर है सचिन, उनकी कैपेसिटी का रेशियो कितना बोला है? 3 4 5। आप बताओ पहले में जूस वाटर का रेशियो कितना है? 1 2। तो अगर 3 को 1 2 में बांटेंगे तो 1 जूस हो गया, 2 पानी। दूसरे में यानी कि वाई में जूस वाटर का रेशियो कितना है? 3 7। कितना रेशियो है? तो टोटल क्या आ गया? 10 10 की वैल्यू है 4 यानी कि 0.4 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 0.4 से गुणा करेंगे 1.2, 7 की भी 0.4 में गुणा करेंगे 2.8। हमने कुछ नहीं किया, 4 कैपेसिटी है, 4 को 3 7 में ब्रेक कर लिया। तीसरे कंटेनर में जेड, तीसरा कंटेनर जेड, इसमें क्या है? जूस वाटर का रेशियो 2 3। तो 5 5 को 2 3 में बांटेंगे तो 2 + 3 5 ही हो गया। अब मिला दो तीनों को बड़े बर्तन में जूस पानी में पानी मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 3 और 1.2 4.2। पानी कितना आएगा? 2 और 3 5 और 2 7.8। ठीक भैया, ये भी कटेगा 6 से 6 से 42 7 बार, 6 से 78 13 बार, 7 13। तो जरूरी नहीं कि हम इक्वली करें, ये भी बेस्ट तरीका अगर डेटा आसान हो, पर ये पकड़ेगा कौन? a² + b² + c² बराबर 240, ab - bc - ca बराबर 64। तो आपसे पूछा है a + b - c का होल स्क्वायर। भाई a + b - c का होल स्क्वायर क्या आएगा? a² + b² + c² 240 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा? ab - bc - ca, ab - bc - ca डायरेक्ट क्या दिया? 64। तो 64 दूनी 128 + 240 कितना आ गया? 368। आखिरी सवाल करते मेरे भाई। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज ए। पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज ए है। इफ ईच नंबर इज डबल फर्स्ट, अगर हर नंबर को पहले डबल किया जाए फिर स्क्वायर किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? देखो पहले आपको संख्याओं का स्क्वायर करना है फिर उनका एवरेज लेना है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होता है सचिन? n + 1 गुणा 2n + 1 बटे 6। तो क्या आएगा? 10 + 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे। ये पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज आ गया। लेकिन आपको क्या करना है? पहले संख्या का दुगुना करना है फिर उसका स्क्वायर करना है फिर एवरेज लेना है। यानी कि आपने हर स्क्वायर नंबर का क्या कर दिया? बेसिकली 4 गुना। तो एवरेज भी क्या होना चाहिए? 4 गुना। ये था बेटा इस सवाल में झोल। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21। तो 77 दूनी 154। जो एक्शन नंबर में हो कर रहे हैं वही सेम किस में हो जाएगा? एवरेज में। समझ आया? मजा आया? ये क्वालिटी होनी चाहिए टेस्ट करो। वाकई में बहुत बढ़िया करवा रहा हूं मैं। किसी को पूरी तैयारी करनी है मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, पूरे भारत की नंबर 1 टीम यही है। अमन सर हैं, हम हैं, बलराम सर हैं। भाई इतनी मेहनत करते हैं। सिलेक्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मेहनत से पढ़ो मेरे भाई। और 2026 में प्रैक्टिस करवा करवा के ही आपको टॉप स्कोर करवाऊंगा, गारंटी मेरी है। धन्यवाद, बाय।